नमस्कार बच्चों। प्लस टू क्लास के आज हम हिंदी के पहला जो कवि है हरिवंश राय बच्चन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है हमारा हिंदी का आत्म परिचय और एक गीत, और इसी का जो लेखक है हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कोई समस्या रहती है तो पूछ लेने, कोई भी समस्या आपको आए तो उसको पूछ लेना और अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से उतार लेना और याद कर लेना। लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये हमारा लेखक है, तो इसको अच्छी प्रकार से आप याद कर लेना। तो हमारा जीवन परिचय रहेगा हरिवंश राय बच्चन का, और वो देखिए किस प्रकार से रहेगा। मैं आपकी स्क्रीन पर इसको देखिए कॉपी करके लेके आया हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखिएगा हरिवंश राय बच्चन ये हमारा कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। देखिएगा इस पे किस प्रकार से इसका जीवन परिचय है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या इन्होंने किया, तो इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे। तो इनका जन्म हुआ था, हरिवंश राय जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद के अंदर। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। मैं कम शब्दों में लेके आया हूँ, और ज़्यादा शब्दों में अगर आपने इसको तैयार करना है तो अपनी बुक से या कहीं और से इसको तैयार भी कर सकते हैं आप। बहुत कम शब्दों में है ये, मेन बातें मैं इसकी आपके सामने पेश की है मैंने। तो 1907 में इलाहाबाद में इसका जन्म हुआ था, और ये बच्चन जी हैं वो हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्या किसके कवि माने जाते हैं? हालावाद के कवि माने जाते हैं ये। तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई देखिएगा। शिक्षा में इन्होंने क्या क्या किया था? तो एमए किया था इन्होंने, पीएचडी की थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और 1942 से 1952 तक वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे थे। 1942 से 1952 में इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित भी रहे। और आकाशवाणी के जो कार्यक्रम आते थे उन कार्यक्रमों में भी उन्होंने भाग लिया, उनसे संबंधित भी उसने कार्य किया। उसके बाद विदेश मंत्रालय में वे हिंदी विशेषज्ञ रहे। उसके बाद क्या, विदेश मंत्रालय के अंदर ये हिंदी विशेषज्ञ भी रहे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, और भी बहुत सी बातें इसके बारे में हैं। तो अब इनकी मेन बातें हैं, हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रमुख रचनाएं देखिएगा इनकी: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, तरंगिनी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह हैं इसके, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, आरती और अंगारे, वर्षे तो दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और आत्मकथा भी है इनकी, प्रवास की डायरी, हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ का इन्होंने अनुवाद भी किया है। तो इसकी रचनाएं थी भाई। उन्होंने मधु जो शाला थी वो 1935 में लिखी थी, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड निर्माण, आरती और अंगारे, वर्षे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इसकी आत्मकथा है। और प्रवास की डायरी ये डायरी है। एलिमेंट और जनगीता का मैकबेथ का क्या किया है, अनुवाद भी किया है। तो इनकी ये थी प्रमुख रचनाएं। तो मेन जो बातें हैं वहीं लेके आए हैं इसके अंदर, वो वहीं इनको याद करके और फिर आप इनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। उनका पूरा जो वाङ्मय था, इतनी पूरी रचनावली है इसकी, रचनाएं हैं वो किस में हैं? वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। जितनी भी इसकी रचनाएं हैं वो किसके अंदर निहित हैं? वचन ग्रंथावली के अंदर 10 खंडों में ये प्रकाशित भी हो चुकी है। और इस महान जो लेखक कवि हैं हमारे, इनका जो देहांत है वो सन 2003 में बम्बई में हो गया था। अब जन्म 1907 में और मृत्यु 2003 में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और मुंबई में इनकी
मृत्यु हुई थी। अब इनका साहित्यिक विशेषताएं भी रही हैं कि किस विषय पर लिखते थे ये। तो दोनों महायुद्धों के बीच के मध्यम वर्गीय बेचैन विकल मन और कवि बच्चन जी ने अपनी वाणी द्वारा अभिव्यक्त किया है। तो दोनों महायुद्धों के बीच का कि दोनों महायुद्धों को उन्होंने करीबी से देखा है, किस प्रकार से देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए देखा है इसने। तो इसका देशभक्ति के प्रति अथक प्रेम था, तो उसने अपना इस प्रेम को और मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो उन्होंने छायावादी लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत और संवेदनशील गैर शैली में अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं को भी सहज एवं अनुभूति ही ईमानदारी से अभिव्यक्त की है। वचन के द्वारा कविता के जो रूप प्रकट हुआ, यह रूप हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल कारण भी रहा है। तो इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं ये बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने बुद्धि का कौशल का विकास किया है, अपनी विधाओं को लिखा है, प्रेम और सौंदर्य के बारे में लिखा है और मानवतावाद के बारे में, व्यक्तिता के बारे में, रहस्यवादी भावनाओं के बारे में, सामाजिक चित्रण किया है। ये सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी आपको। तो मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम के मस्तानेपन के दर्शन हरिवंश राय बच्चन की कविता में दिखाई देते हैं। हमारा जीवन एक तरह का मधु कलश ही है, यह दुनिया मधुशाला है, हमारी कल्पना साकी और कविता पर प्याला है जिसमें जीवन को ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं उन्हीं के आधार पर क्या है, हमारा जीवन मधु कलश है। हमारा जीवन कैसा है? मधु कलश। मधु होता है अमृत और कलश में होता है घड़ा, मतलब अमृत से भरा हुआ घड़ा है। और यह दुनिया क्या है? मधुशाला है। मधुशाला मतलब इसका पान करने वाली है, इसको पीने वाली है। हमारी कल्पना साकी हैं और हमारी जो कल्पना क्या है? साकी। इस प्रकार से कबीरदास ने साकिया लिखी, इस प्रकार क्या हमारी कल्पनाएं, हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और प्याला क्या है? कविता। कविता क्या हमारा प्याला है और जिनमें जीवन ढल करके पाठक को पिलाया जाता है। तो बहुत अच्छी इनकी साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। कविता का हर एक घूंट जीवन को, हर एक घूंट है, मतलब कविता का हर एक घूंट जीवन का भी हर एक घूंट है। मैं कविता जिस प्रकार की लिखी उन्होंने, कविता का हर एक घूंट जीवन का भी हर एक घूंट है। मनुष्य को पूरी तन्मयता से जीवन को घूंट भरना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन है बिल्कुल प्यार से, प्रेम से जीना चाहिए। कड़वा हो या खट्टा, में जैसा जीवन संघर्ष है उसका, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनको सहजता से सहन करना चाहिए। उन्हें सहज भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे एक सूफियापन सी व्याख्याली हमारे मन में छाएगी। एक के बहाने हमारी सारी ज़िंदगी से दूसरे ही इश्क हो जाएंगे। यही चित्त की स्थिति कबीर के पदों में भी, सूफियों के काव्य में भी व्यंजित है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने और सूफी संतों ने जो काव्य लिखे हैं उनके अंदर भी यही बातें पाई जाती हैं। तो इसमें तेरे मेरे का ओझापन तब समाप्त हो जाता है जब एक इसने अपने साहित्य की पंक्तियाँ दी गई हैं। आजा वलम जी हमरे द्वारे, सगरी झगड़ा ख़त्म हो जाए या, हम तो इश्क मनाना हमन तो होशियारी क्या है। तो दो लाइनों में दिया इन्होंने, आजा वलम जी हमरे द्वारे, सगरी झगड़ा ख़त्म हो जाए, या फिर दूसरी लाइन में क्या दिया है, हम तो इश्क मनाना हमन को होशियारी क्या। तो इस प्रकार के साहित्य, इसकी साहित्यिक विशेषताएँ रही हैं। तो आलम हमारे अंदर एक अलग तरह की मजबूती पैदा करता है, हमें दुनिया के संघर्षों से विमुख नहीं करता, अपितु उसे मजबूती से झेलने की हिम्मत भी पैदा करता है। यदि सरूर हमें वचन की कविता में दिखाई देता है, लेकिन वचन की कविता मस्ती में सम तत्व दर्शन पर ही नहीं अपितु युग बोध संबंधी भी लिखी गई है। इनका मूल्यांकन अभी तक बहुत कम हुआ है। वचन का कवि रूप हिंदी साहित्य में विख्यात है और काव्य के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी तथा बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनका संपूर्ण साहित्य ईमानदारी, आत्मस्वीकृति और प्रांजल जैसी शैली का पाठकों को निरंतर रुचिकर एवं लालायित या पठनीय करती है। तो इसकी ये थी इसकी काव्य शैली। की भाषा की बात करेंगे तो भाषा का भी इसी प्रकार से इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मिम योजना का प्रयोग किया गया है, रस भी थे इसकी के अंदर,
तो इन्होंने भाषा में क्या किया है, इसकी भाषा थी साहित्यिक खड़ी बोली थी, तत्सम तद्भव शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है, उर्दू फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और कवि ने प्रांतीय शैली का प्रयोग किया है, इससे साहित्य और भी अधिक लोकप्रिय हो गया है, और गीति शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया गया है, और साथ साथ में अपने साहित्य के अंदर अलंकारों का भी अच्छा प्रकार से प्रयोग किया है इन्होंने। तो इसके साहित्य में अनुप्रास, यमक, सलेश, पद मैत्री, स्वर मैत्री, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग भी किया है। तो कविता है, इसकी कविता क्या है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी शब्द आए हैं, बार बार प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य के अंदर बिंबों का प्रयोग भी किया गया है। तो भावानुरूप बिंब है इसके, तो कौन कौन, ऐत्रीबोधक बिंबों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और बिंबों का भी सफल इन्होंने प्रयोग किया है। और इसमें साहित्य में अपने रस का भी प्रयोग किया गया है। तो रस के अंदर क्या है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है इन्होंने। कौन से रस का है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ रसात्मकता को प्रकट करने के लिए शांत रस का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये था हमारा हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। तो हरिवंश राय जी का जीवन परिचय आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, और साथ साथ इसको अच्छे प्रकार से लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि +2 क्लास के विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला कवि है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।